कहानी एक बहुत ही डरावने नजारे से शुरू होती है। रात का समय है, पूरा शहर सो रहा है और अचानक आसमान से छोटी छोटी गोल चीजें जमीन पर गिरती हैं। ये उल्कापिंड नहीं बल्कि रहस्यमयी पैरासाइट्स हैं। ये एलियन जीव इंसान के दिमाग पर कब्जा करने के लिए धरती पर आए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी गहरी नींद में सो रहा है और एक पैरासाइट उसके कान से अंदर घुसकर उसके दिमाग पर कब्जा कर लेता है। सुबह वह आदमी उठता है, बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर से पूरी तरह बदला हुआ एक खतरनाक जीव। ऐसी ही घटनाएं पूरे जापान में होने लगती हैं। अखबार और न्यूज चैनल इन्हें मिन्समीट मर्डर्स कहने लगते हैं। लाशें मिल रही हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि कातिल कौन है। यहाँ हम अपने हीरो से मिलते हैं, शिनिची इजुमी, एक सीधा साधा हाई स्कूल का लड़का, स्वभाव से शांत, थोड़ा डरपोक और अपनी माँ से बहुत प्यार करने वाला। शिनिची का एक और पहलू दिखाया गया है, उसकी क्लासमेट और गर्लफ्रेंड सतोमी मुरानो। सतोमी मुरानो एक बहुत प्यारी लड़की जो शिनिची की परवाह करती है। रात में शिनिची अपने कमरे में हेडफोन लगाकर सो रहा होता है, म्यूजिक सुन रहा होता है और तभी एक पैरासाइट आता है और उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन हेडफोन रास्ता रोक देते हैं, इसलिए वह उसकी नाक की ओर मुड़ जाता है। उसकी नाक से कुछ घुसने पर शिनिची जाग जाता है। वह कीड़े जैसी चीज देखता है और डर के मारे चीखने लगता है। वह उसे पकड़कर फेंक देता है, लेकिन पैरासाइट वापस मुड़कर उसके हाथ को काटता है और हाथ के अंदर घुस जाता है। यह देखकर शिनिची घबरा जाता है। पैरासाइट उसके हाथ से उसके बाकी शरीर की ओर बढ़ने लगता है। शिनिची जल्दी से एक रस्सी पकड़ता है और कसकर उसका हाथ बांध देता है। उस एक फैसले ने पूरी कहानी बदल दी। अगली सुबह जब शिनिची उठता है तो उसका दाहिना हाथ बिल्कुल अलग महसूस होता है। फिर उसके हाथ से एक आंख निकलती है और उसे घूरने लगती है। शिनिची हैरान रह जाता है। फिर उसका हाथ एक छोटे जीव का रूप ले लेता है और कहता है, मैंने तुम्हारा हाथ खा लिया है। शिनिची कांपते हुए पूछता है, तुम कौन हो? और वह जीव जवाब देता है, तुम मुझे मिगी कह सकते हो। मिगी, जिसका जापानी में मतलब है सही। यहाँ हम समझते हैं कि यह पैरासाइट शिनिची के दिमाग तक नहीं पहुंच सका। रस्सी की वजह से यह सिर्फ उसके दाहिने हाथ तक ही सीमित था। तो शिनिची का दिमाग पूरी तरह से उसका अपना है, वह इंसान ही रहा, लेकिन उसका हाथ अब एक अलग चीज है। मिगी बहुत समझदार है। वह शिनिची की किताबें, लैपटॉप, सब कुछ पढ़ता है। वह इंसानी भाषा, भावनाएं, दुनिया सीखता है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती होने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे पैरासाइट पूरे शहर में तबाही मचा रहे हैं। वे इंसानों के बीच रह रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे हैं, लेकिन जब उन्हें भूख लगती है तो उनका सिर एक डरावने जीव में बदल जाता है और वे कुछ ही सेकंड में एक इंसान को खा जाते हैं। मिगी शिनिची से कहता है, यह हमारा नेचर है। जैसे तुम जानवरों को खाते हो वैसे ही हम इंसानों को खाते हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है। यह सुनकर शिनिची परेशान हो जाता है, लेकिन मिगी समझाता है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि अगर तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगा। हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। एक दिन मिगी शिनिची से कहता है, पास में मेरे जैसा कुछ है। शिनिची इसे इग्नोर करना चाहता है, लेकिन मिगी जिद करता है और उसे एक चाइनीज रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है और वहाँ का नजारा रूह कंपा देने वाला है। रेस्टोरेंट का शेफ एक पैरासाइट एक इंसान को मारकर खा रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि यह पैरासाइट कितना खतरनाक है। उसका चेहरा पूरी तरह बदल जाता है, आंखें कई जगहों से निकल आती हैं और मुंह एक बड़ा जबड़ा बन जाता है। शिनिची को देखकर शेफ को लगता है कि इस लड़के के साथ भी कोई पैरासाइट है। वह शिनिची को खाने के लिए इंसानी मांस देता है, लेकिन शिनिची मना कर देता है और इससे शेफ समझ जाता है इस लड़के के अंदर के पैरासाइट ने उसके दिमाग पर कब्जा नहीं किया है। वह अभी भी इंसान है, वह खतरनाक है। फिर शेफ शिनिची पर हमला करता है। मिगी बिल्कुल नहीं घबराता। वह शिनिची को बचाने के लिए शेफ से लड़ता है और अपनी लड़ने की आदत का इस्तेमाल करके एक ही वार में शेफ का सिर उसके शरीर से अलग कर देता है। शिनिची कांप रहा है। पहली बार उसने किसी को मरते देखा है, भले ही वह पैरासाइट ही क्यों न हो। अगले दिन स्कूल में मिगी शिनिची से कहती है, यहाँ भी एक पैरासाइट है। कहाँ?
तुम्हारी टीचर में यहाँ हम रयोको तामिया से मिलते हैं। यह एक पैरासाइट है जिसने एक फीमेल टीचर के दिमाग पर कब्जा कर लिया है, लेकिन वह दूसरे पैरासाइट से बिल्कुल अलग है। तामिया इंसानों को नहीं मारती, वह इंसानों के बीच रहना और उन्हें समझना चाहती है। उसने जानबूझकर खुद को प्रेग्नेंट कर लिया है एक और पैरासाइट मिस्टर ए से, ताकि यह पता चल सके कि दो पैरासाइट्स के मिलने से पैदा होने वाला बच्चा इंसान होगा या पैरासाइट। स्कूल के बाद तामिया शिनिची को एक तरफ बुलाती है और कहती है, मुझसे मत डरो, मैं बस इंसानों को समझना चाहती हूँ। वह शिनिची को यह भी बताती है कि उसके ग्रुप में दो और पैरासाइट हैं, एक हाई स्कूल स्टूडेंट हिदेयो शिमाडा और एक पॉलिटिशियन टाइप का आदमी ताकेशी हिरोकावा जो शहर का मेयर बनने की कोशिश कर रहा है। तामिया शिनिची से कहती है, हमारे बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शिनिची डर जाता है, लेकिन मिगी बताती है, तामिया मुझे दूसरे पैरासाइट से अलग लगती है। वह शांत है, लेकिन मिस्टर ए पर भरोसा मत करो। यहाँ से कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। मिस्टर ए, पैरासाइट जो तामिया के ग्रुप में था, शिनिची को खतरा समझता है और उसे मारने आता है। शिनिची और मिगी मिलकर उसे हरा देते हैं और उसका शरीर बुरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन अब वह पैरासाइट एक नए शरीर की तलाश में है और फिर उस रास्ते से गुजरते हुए वह है शिनिची की माँ नोबुको इजुमी। मिस्टर ए का पैरासाइट शिनिची की माँ के शरीर में घुस जाता है। जब शिनिची घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ का बर्ताव पूरी तरह बदल गया है। वह अजीब नजरों से देख रही है, उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं है। मिगी फुसफुसाता है, शिनिची, पैरासाइट तुम्हारी माँ के शरीर में घुस गया है। शिनिची एक मूर्ति की तरह जम गया। फिर उसकी माँ एक जीव में बदल जाती है और सीधे शिनिची के दिल पर वार करती है। शिनिची जमीन पर गिर जाता है, खून से लथपथ, लगभग मरने की हालत में। यह इस फिल्म का सबसे दर्दनाक पल है। शिनिची जमीन पर पड़ा है, उसकी सांसें धीमी हो रही हैं। और फिर मिगी एक फैसला करता है। वह शिनिची के हाथ से निकलता है और सीधे उसके शरीर के अंदर चला जाता है, उस जगह जहां दिल पर चोट लगी थी। और वहां मिगी अपने सेल्स छोड़ देता है, यानी वह अपना एक हिस्सा शिनिची के दिल में मिला देता है। कई घंटे बाद शिनिची की आंखें खुलती हैं। वह शीशे के सामने जाता है, कोई ज़ख्म नहीं, कोई निशान नहीं। मिगी उससे कहता है, मेरे सेल्स अब तुम्हारे दिल में हैं, इसीलिए तुम बच गए, लेकिन अब तुम पूरी तरह से इंसान भी नहीं रहे। और यह सच था। अब शिनिची में एक बदलाव आ रहा था। वह पहले से ज्यादा तेज, मजबूत हो गया था, लेकिन उसके इमोशंस धीरे धीरे सुन्न हो रहे थे। अपनी माँ की मौत पर भी वह रो नहीं सका। सतोमी को लगने लगा था कि शिनिची बदल गया है। यहाँ हम एक बदले हुए शिनिची को देखते हैं। वह अब डरपोक नहीं रहा, उसकी आंखों में एक ठंडक आ गई है। वह तेज दौड़ सकता है, ऊंचा कूद सकता है, ज्यादा ताकत लगा सकता है। लेकिन सतोमी परेशान है। वह अपने शिनिची को पहचान नहीं पा रही है। वह उससे पूछती है, तुम ठीक हो? तुम उस शिनिची जैसे नहीं लगते जिसे मैं जानती हूँ। शिनिची के पास कोई जवाब नहीं है। इस बीच शहर में पैरासाइट के बारे में खबर फैल गई है। पुलिस को पता चला है कि खतरनाक जीव इंसानी भेष में घूम रहे हैं। पुलिस ने एक तरीका खोजा है। अगर किसी के सिर से बाल का एक गुच्छा तोड़ा जाए और वह किसी जिंदा चीज की तरह हिले, तो वह इंसान पैरासाइट है। जैसे ही यह खबर टीवी पर आती है, पूरे शहर में दहशत फैल जाती है। तामिया ने पैरासाइट स्टूडेंट हिदेयो शिमाडा को शिनिची पर नजर रखने के लिए उसी स्कूल में ट्रांसफर कर दिया था। एक दिन क्लास में एक लड़की मजाक में शिमाडा के सिर से बालों की एक लट खींच लेती है और वह बाल ऐसे मुड़ता और हिलता है जैसे कोई जिंदा चीज हो। कमरे में चीखें गूंजती हैं। शिमाडा को एहसास होता है कि उसका राज खुल गया है और फिर वह अपने असली रूप में बदल जाता है। उसका सिर एक डरावने जीव में बदल जाता है और वह स्टूडेंट्स पर हमला कर देता है। यहाँ का सीन बहुत डरावना है। खून, चीखें, तबाही। सतोमी हिम्मत जुटाती है, केमिकल की एक बोतल उठाती है और सीधे शिमाडा के मुंह में फेंक देती है। शिमाडा जलने लगता है और पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। इसी बीच शिनिची वहां पहुंचता है। वह शिमाडा से लड़ने लगता है,
ऊपर तामिया यह सब देख रही है। वह जानती है कि शिमाडा की वजह से उसका अपना राज भी खुल सकता है, इसलिए वह वहाँ एक बम फेंकती है और चली जाती है। शिनिची बिना एक पल बर्बाद किए सतोमी को उठाता है और खिड़की से बाहर कूद जाता है। तीसरी मंजिल से एक धमाका होता है, धुआं उठता है। नीचे जमीन पर सतोमी शिनिची को देखती है, उसे कुछ नहीं हुआ। वह हैरान है, डरी हुई है। वह समझ नहीं पा रही है कि शिनिची इंसान है या पैरासाइट। शिनिची उसकी आंखों में देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। तामिया शिनिची को एक पता देती है, तुम्हारी माँ यहाँ है। शिनिची उस जगह पर अकेला पहुँचता है और उसके सामने उसकी माँ नोबुको खड़ी है, लेकिन उन आंखों में कोई इमोशन नहीं है, कोई प्यार नहीं। वह पैरासाइट की कठपुतली है। लड़ाई शुरू होती है और फिर मिगी सो जाता है। शिनिची को अकेले लड़ना होगा। यह फिल्म का सबसे इमोशनल सीन है। शिनिची और उसकी माँ के बीच लड़ाई होती है, लेकिन एक पल के लिए माँ की आंखों में वह पुरानी रोशनी आ जाती है। माँ अपने बेटे को पहचान लेती है। वह पैरासाइट के कंट्रोल से आजाद हो जाती है और अपने हाथ से उसके हमले को रोकती है, लेकिन इस कोशिश में उसके हाथ से खून बहने लगता है। माँ कमजोर हो जाती है, पैरासाइट भी कमजोर हो जाता है और शिनिची, उसकी आंखों में आंसू, दिल में दर्द, मजबूरी में पैरासाइट पर हमला करता है। माँ मर जाती है। शिनिची जमीन पर बैठ जाता है। वह रोना चाहता है, लेकिन मिगी के सेल्स की वजह से उसकी आंखें सूखी हैं। अंदर से वह टूटा हुआ है, लेकिन बाहर से वह पत्थर जैसा है। इस बीच शहर में ताकेशी हिरोकावा, वह पैरासाइट जो लीडर बनने की कोशिश कर रहा था, मेयर का चुनाव जीत जाता है। यह खबर सुनकर शिनिची और मिगी दोनों समझ जाते हैं कि खतरा अभी टला नहीं है। और फिल्म के आखिर में एक और खतरनाक पैरासाइट, गोटो की झलक मिलती है। यह कोई आम पैरासाइट नहीं है। उसके अंदर एक साथ 5 पैरासाइट हैं। वह पूरे शहर का सबसे खतरनाक दुश्मन है। शिनिची सतोमी से मिलने जाता है। उनके बीच एक अजीब सी दूरी है। शिनिची बदल गया है और सतोमी उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन शिनिची उससे कहता है, मैं अब भी वही शिनिची हूँ जो तुम्हें पसंद करता है। और फिर हम देखते हैं कि दूर से कोई उन दोनों की तस्वीरें ले रहा है। मिगी के साथ शिनिची की एक तस्वीर, एक जासूस। यह कहानी यहीं खत्म होती है।